नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 2 मार्च को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और जबकि 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 11 से 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल होंगे, जबकि 19 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कैनवेसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कैनवेसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ में वो 11/3 को होगा और काउंटिंग सभी की जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी पहले 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओ द्वारा। जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में, लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी है। साथ ही सीएम ने हरियाणा बजट की तारीख पर भी बोलते हुए कहा कि सुविधा के अनुसार बजट की तारीख तय की जाएगी। कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ फैसलों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर छोड़ा है। आज के जो मंत्रिमंडल के फैसले थे उसमें हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज के लिए पहले, क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वो उनको शॉर्ट जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, वो तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961
में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर, वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं, उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है, 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं, उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का, ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य का पास था, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो फाइल आती थी। अब इस अनुमोदन का अधिकार डायरेक्टर लेवल पर, पंचायत डायरेक्टर, क्योंकि काफी फाइलें आनी हैं, हर फाइल वो कैबिनेट में आए, क्योंकि समय भी हमने उसका लिमिट किया, 1 साल का किया है, और डायरेक्टर को पावर किया है कि वो अपने लेवल के ऊपर ऐसे उस लैंड को देख करके वो उसके नाम कर दे। वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। कहीं तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई, जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे, तो उठ करके वो वहां से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कुछ समस्या है, उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर 20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। आज मंत्रिमंडल ने उसके ऊपर मुहर लगाई है, ताकि वो 2004 के कलेक्टरेट के ऊपर उनको अपने नाम करा सकेगा, उसका मालिकाना हक वो ले सकेगा। ये निर्णय किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि अभी 2 रोज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने प्रस्तुत किया है, ये विकसित भारत से अभी यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद वो है, इसके अंदर झलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। विकसित भारत से अभिप्राय 6 बिंदुओं से इस बजट के अंदर वो लिए गए हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गुणवत्तापरक किफायती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल कामगार, आर्थिक गतिविधियों में
महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी, भारत को दुनिया का खाद्य कटोरा बनाने वाले हमारे किसानों का उत्थान, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये बजट जो देश के विकास में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग के उत्थान का एक सशक्त माध्यम इस बजट में झलकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरे करने वाला बजट है। यह जन कल्याणी, दूरदर्शी और समावेशी बजट है जो हर वर्ग के हित की रक्षा ये करेगा। इसमें किसान, युवा, महिला, व्यापारी और गरीबों के हितों का विशेष ध्यान इस बजट के अंदर रखा गया है। उधर फरीदाबाद में नगर निगम के चुनावों की घोषणा के बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हर समय मैदान में रहता है, निकाय चुनाव को लेकर वह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में भी बीजेपी की जीत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पार्टी की इलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और उसका कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है और चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या निकाय का चुनाव, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। जैसे लोकसभा में बीजेपी का परचम फहराया मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा में परचम फहराया, इसी तरह नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से बाल भवन फरीदाबाद में मंगलवार को जिला स्तरीय पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बड़खल के एसडीएम अमित मान ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला बाल कल्याण अधिकारी पिंकी ने एसडीएम अमित मान को बुके भेंट कर स्वागत किया। और हमारे काउंसिल में 14 नवंबर से 5 दिन का फेस्टिवल चलता है बच्चों की कॉम्पिटिशन्स का। यह सारे डिस्ट्रिक्टों में हर स्कूल का बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करता है। हमारे फरीदाबाद के अंदर भी 2500 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे डीसी साहब विक्रम सिंह सर की कर कमलों से हुई थी और इसमें आज विक्रम सिंह सर नहीं आ पाए किसी मीटिंग की वजह से, उनकी जगह हमारे एसडीएम अमित मान सर ने सब बच्चों को सम्मानित किया है और साथ में उन जजेस को भी सम्मानित किया जिन्होंने इस प्रोग्राम में जूरी कमेटी में पार्टिसिपेट किया था। संरक्षण अधिकारी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है इसमें बच्चों द्वारा बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति की गई है। मैं इसी तरह हमारी डीसीडब्ल्यू मैडम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह काम करती रहेंगी और बच्चों को भी ये एक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं
और आगे भी मुझे पूरी आशा है कि वह बच्चों को हम आगे प्रगति के रास्ते पर लेके जाएंगे। हमने आज डांस परफॉर्मेंस दी है और सब लोग बहुत ही खुश थे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमने जब पार्टिसिपेट किया तो इन सब ने हमें बहुत सम्मानित किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा? परी। क्या कहना चाहोगे परी? आज बहुत ही अच्छा था। जब हम डांस कर रहे थे तो सब तालियां बजा रहे थे। उसके बाद जब सम्मानित करते वक्त हम सबका नाम लिया गया तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कौन से गाने पे, कौन से सॉन्ग पर जो है आपके परफॉर्मेंस रही? हमारे 2 सॉन्ग्स थे मेनली, मटक चालूंगी एंड हीरो होंडा, एंड एक्चुअली हरियाणवी सॉन्ग्स में हमने स्टेट तक भी गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। उधर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के निकाय चुनाव में पार्टी जीत दर्ज करेगी और इसका साथ ही जो है उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। हरियाणा में जो छोटी सरकार जो बनने वाली है 12 मार्च को जिसके रिजल्ट आएंगे उसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और ट्रिपल इंजन केंद्र की सरकार मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बनेगी और जिससे क्या है कि प्रदेश का विकास होगा और आम व्यक्ति को जो छोटी सरकार होती है, आम व्यक्ति जो लगाव होता है, हर व्यक्ति का काम होगा और जो प्रदेश के विकास को गति देने का काम करेगा। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शाहबाद के रहने वाले जगमोहन मनचंदा ने एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर पानी में जहर मिलाने का बयान दिया था, जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई है। उधर वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने की। बता दें कि मीटिंग में अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने की मंजूरी देने पर खुशी जाहिर की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी की है। उन्होंने कहा कि हिसार अग्रोहा सिरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी देना सराहनीय कदम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 410 करोड़ रुपए मंजूर करना स्वागत योग्य है। बजरंग गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम तुरंत प्रभाव से शुरू करें। केंद्र सरकार द्वारा हिसार अग्रोहा सिरसा को रेलवे लाइन से जोड़ने का जो घोषणा की है वह सराहनीय कदम है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 410 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है, वो जो स्वागत योग्य है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम जल्दी शुरू करे, जबकि पहले भी 2004 के अंदर जो पूर्व में अपने रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने भी अग्रोहा वार्षिक मेले के अंदर अग्रोहा को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की थी। इसी प्रकार 2015 के अंदर सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री थे, उन्होंने भी घोषणा की थी। उधर बल्लभगढ़ बनियावाड़ा में पिछले 5 दिनों से लापता 38 वर्षीय शख्स की उसी के घर में रहस्यमय परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक विक्रांत सिंघल 38 वर्ष का था और इसकी गायब होने की रिपोर्ट भी पुलिस ने दर्ज की हुई थी। इसकी डेड बॉडी इसी के घर से बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ प्रॉपर्टी विवाद का एक मुकदमा भी दर्ज है। इसका विक्रांत सिंगला नाम था, उम्र 38 साल और इसकी हमारे पास मिसिंग की कंप्लेंट आई थी, हमने मिसिंग का पता लगाया। परिवारजन कह रहे हैं कि इनको धमकी मिल रही थी। इसके खिलाफ सेंट्रल थाने में भी एफआईआर दर्ज है को प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। अभी जांच करेंगे इसके बारे में
ये फैसिलिटी हमारी है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो बात आगे सामने आएगी तब किसी करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 स्थित होटल में बजट के विश्लेषण को लेकर फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न उद्योगों से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर टैक्स पर बातचीत की गई है। एफसीसीआई के प्रेसिडेंट एचके बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में उद्योगपतियों के साथ में उद्योगों से जुड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए हैं। बैठक में टैक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा बजट की बारीकियों को समझाया गया है ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने में परेशानी ना आए। बजट में उद्योगों से जुड़े हुए कई प्रकार के बदलाव हुए हैं, जिसकी जानकारी पूरी तरह से होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।